हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ टॉप जीके क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंसस यानी कि जनगणना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 नंबर आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सेंसस के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये जो जनगणना से संबंधित प्रश्न है, ये चाहे इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपको एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको, तो दोस्तों मैं पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अपना नोट्स आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम जनगणना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं दोस्तों, जहाँ से दोस्तों आपके पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया हूँ दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और या फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों आप लोग इसको भी कवर अप करते चलिएगा। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय 1749 में स्वीडन में सबसे पहले जनगणना कराया था। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जनगणना कराई थी, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो स्वीडन देश है ये सबसे पहले जनगणना कराया था। और यदि आपसे ईयर पूछ ले दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे 1749 में कराया था। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में किया गया था। तो ये दोस्तों आप भी ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे पहले जनगणना हुई थी 1872 में। और यदि पूछ ले कि किसके कार्यकाल में हुआ था, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। उस समय जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल, वो कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में शुरू किया गया था, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो नियमित रूप से यानी कि जो रेगुलर जनगणना होती है, वो कब से शुरू किया गया था दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रहेंगे 1881 से शुरू किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो जनगणना होती है वो 10 वर्षों में एक बार होती है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, ऐसे तो ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे 10 वर्षों के अंतराल में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना जनगणना का महान विभाजक वर्ष। तो दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1911 से 1921 के बीच को कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो जनगणना में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, वो बहुत ज़्यादा हुई थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष कब से कब तक माना जाता है, तो 1911 से 1921 के बीच को कहा जाता है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना दोस्तों 2011 में 15वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना 2011 में हुई है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि जो भारत में 2011 में जनगणना हुई है, केवल ऐसे प्रश्न पूछ ले दोस्तों, तो उसका वो कौन सी जनगणना का संस्करण था, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 15वें था। और यदि आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता के बाद जनगणना कौन सा नंबर का है या कौन सा क्रम का है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे 7वां है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे कि जो 2011 में जनगणना हुआ है,
उसका क्रम कौन सा है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद, तो वो है दोस्तों 7वां। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 2020 में विश्व का सबसे युवा देश भारत बन गया है, जिसकी औसत उम्र 29 वर्ष है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन वीडियो में पूछा जा चुका है। यूपी वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था कि जो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जो 2020 में विश्व का सबसे युवा देश कौन सा है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे उसका जो राइट आंसर था अपना भारत, इंडिया था। ये 2020 में जो सभी की औसत उम्र है उसमें कितनी थी दोस्तों 29 वर्ष। तो ये दोस्तों सबसे युवा देश है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे जनगणना की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है 2020 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो 2011 में जो 2011 में जनगणना हुआ था उसमें जो जनसंख्या है वो भारत की कितनी है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 121 करोड़ है, जो विश्व की लगभग कुल जनसंख्या की 17.5% है। तो ये भी दोस्तों ध्यान देंगे, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे कि जो भारत की जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 17.5% है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे 17.5%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, वो दोस्तों ध्यान देंगे 17.7% है। ये दोस्तों ध्यान देंगे। अगला हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है कि जो भारत में ग्रामीण जनसंख्या है वो कितना परसेंट है, तो उसका जो राइट आंसर था दोस्तों 68.8%। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो 2011 की जनगणना हुई है उसमें ग्रामीण जनसंख्या का कितना परसेंट है, 31.2%, और जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका कितना परसेंट है दोस्तों, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 68.8% है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर दोस्तों 2070 तक कर दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है दोस्तों, स्थिरता से मतलब ये है दोस्तों कि जनसंख्या बढ़े ना, सेम रहे, ये इससे मतलब है दोस्तों। तो वो जो लक्ष्य है वो सन 2000 में 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 में मुख्य जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि जो 2011 में जनगणना हुआ था उसमें मुख्य जनगणना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली जी थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में दोस्तों ध्यान देंगे विवेक जोशी जी हैं इस समय वर्तमान में मुख्य जनगणना आयुक्त। कौन है दोस्तों, विवेक जोशी जी। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे जो जनगणना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाता है दोस्तों कि जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गृह मंत्रालय। तो आप लोग इसको ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं ये सारे जितने पॉइंट बताया हूँ ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो बिल्कुल इसको नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपसे यहाँ से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना, तो दोस्तों अब हम 2011 की जनगणना में पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, या दोस्तों जनसंख्या घनत्व कितना है, किस राज्य की अधिक है, किस राज्य की कम है, इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है, तो दोस्तों केवल हम लोग यही डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि जो पॉपुलेशन में है, पॉपुलेशन में किस राज्य की
जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है या किस राज्य की जनसंख्या वो सबसे कम है। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों राज्य में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश है। इसमें यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या है, वो कितनी है दोस्तों, तो वो दोस्तों लगभग 20 करोड़ के आसपास है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। ये आंकड़े जो भी मैं बताऊंगा ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो दोस्तों आप लोग इसे 2021 से कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो महाराष्ट्र है उसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 11 करोड़ के आसपास है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। जो दूसरे नंबर पे है वो कौन सा है, महाराष्ट्र। और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन सा है दोस्तों, तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों इससे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है या सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। तो ऐसे प्रश्न इससे बन जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। और जो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि तीसरे नंबर पे कौन है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे बिहार है। इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों, लगभग 10 करोड़ है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे। और यदि पूछ ले कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे जो सिक्किम राज्य है उसकी जनसंख्या सबसे कम है। इसकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो लगभग 6 लाख है। ये आप लोग ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछ ले कि दूसरे नंबर पे कौन है सबसे कम में, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे मिजोरम है जिसकी जनसंख्या 10 लाख है, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी तो राज्य के बारे में डिस्कस किए हैं, देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों ध्यान देंगे सर्वाधिक में तो हो जाएगा दिल्ली। अपना दिल्ली का जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। और ये दोस्तों ध्यान देंगे जो न्यूनतम है वो किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे लक्षद्वीप का है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर, जिसको हम लोग इंग्लिश में दोस्तों डिकेडल ग्रोथ रेट कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। इसमें कौन सा राज्य, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे परसेंटेज में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो मेघालय में है, मेघालय है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो दोस्तों वो दोस्तों ध्यान देंगे 27.9% की वृद्धि हुई है यहाँ पे। ये आप लोग ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, यहाँ पे 26% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। ये आप लोग ध्यान देंगे। और यदि आपसे पूछ ले कि न्यूनतम किस राज्य की वृद्धि हुई है ग्रोथ रेट जनसंख्या में, कहाँ की सबसे कम वृद्धि रही है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे पहले नंबर पे आता है नागालैंड। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो नागालैंड की जनसंख्या है इसकी जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे इसका जो ग्रोथ रेट है वो -0.6% रहा है दोस्तों। ये एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी जो जनसंख्या ग्रोथ रेट है दोस्तों वो निगेटिव है। ये आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद से कौन सा राज्य आता है दोस्तों दूसरे नंबर पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि में, वो है दोस्तों केरल। तो ये आप लोग इसको भी ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो दादर एवं नगर हवेली में हुई है, और जो न्यूनतम सबसे न्यूनतम है दोस्तों वो लक्षद्वीप में हुई है। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी या पॉपुलेशन। तो आप लोग दोस्तों इसको भी ध्यान देंगे। जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या दर्शाता है दोस्तों कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि ये जो वर्ग किलोमीटर यानी कि इतना 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो दोस्तों इतने क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या बताता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कहाँ पे कितनी है, इसके आधार पे जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे राज्य में पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे
बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे दोस्तों एक किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे लगभग 1106 लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप लोग इसको ध्यान रहेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे राज्य है दोस्तों, वो है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ध्यान देंगे पश्चिम बंगाल में कितने लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1028 लोग। और यदि आपसे पूछ ले कि न्यूनतम, तो दोस्तों ध्यान देंगे जो न्यूनतम है, न्यूनतम राज्य में पहले नंबर पे कौन सा है दोस्तों, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। और दूसरे नंबर पे है दोस्तों मिजोरम, यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 52 लोग रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो अरुणाचल प्रदेश है प्रति वर्ग किलोमीटर में ओनली 17 ही लोग रहते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा दोस्तों कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों मैं इसमें जितना पॉइंट लिया हूँ सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो कृपया इसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बने ही बनेंगे और इस वीडियो से बाहर आपके प्रश्न बनने ही वाले नहीं है। तो आप लोग दोस्तों प्लीज़ नोट करते हुए चलिएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना केंद्र शासित प्रदेश में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे दिल्ली की जो है वो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। और यदि आपसे न्यूनतम में पूछ ले तो न्यूनतम है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप की जो जनसंख्या घनत्व है वो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। तो यह दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का, यदि ऐसे भी ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी ध्यान देंगे कि भारत की जनसंख्या घनत्व, यानी कि दोस्तों यदि पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व पूछ लिए प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना लोग निवास करते हैं, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 382 जो लोग हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत के लिए है जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। तो आप लोग इसको भी ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे दोस्तों, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे लिंगानुपात किसके आधार पर निकाला जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, इसके हिसाब से लिंगानुपात निकाला जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो राज्य में सर्वाधिक है वो कहाँ पे है दोस्तों महिलाओं की संख्या, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे केरल में है दोस्तों 1000 पुरुष पे। केरल में कितनी महिलाएं हैं, तो दोस्तों ध्यान देंगे 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो महिलाओं की संख्या है वो 84 अधिक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि तमिलनाडु दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है सर्वाधिक में, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे तमिलनाडु है। तो दोस्तों ध्यान देंगे ये जो 1000 पुरुष पे 996 महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो 4 महिलाएं हैं वो कम हो गई हैं। तो ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ऐसे लिंगानुपात निकाला जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि न्यूनतम में कौन सा राज्य है दोस्तों, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे हरियाणा जो है वो सबसे न्यूनतम है, वहाँ पे 1000 पुरुष पे 879 महिलाएं हैं, ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछ ले दूसरे नंबर पे, तो दोस्तों ध्यान देंगे दूसरे नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे दोस्तों जो सेक्स रेशियो है वो 1000 पुरुष पे 889 महिलाएं हैं, यह आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान देंगे 2011 की जनगणना में जम्मू कश्मीर राज्य था, इसलिए दोस्तों ये दूसरे नंबर पे है। अब तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जब 2021 में जनगणना, जो 2022 में जो जनगणना होगा उसमें जो दोस्तों आएगा तो उसके हिसाब से इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। यदि परीक्षा में पेपर पूछेगा दूसरे नंबर पे, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा
वो यही होगा। तो आप लोग दोस्तों इससे घबराइएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। आप लोग यही आंसर टिक करके आइएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश। तो देख लेते हैं दोस्तों सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वो केंद्र शासित प्रदेश में किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे पुदुचेरी में है। और यदि आपसे पूछ ले न्यूनतम, तो दोस्तों न्यूनतम जो है वो दमन एवं दीव में है। कितना है दोस्तों 618। 1000 पुरुषों पे जो है महिलाओं की संख्या है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि भारत में जो भारत की है यानी कि जो देश की जो लिंगानुपात है दोस्तों वो कितनी है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे प्रति 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं, ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लिटरेसी रेट। ये दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे केरल की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो सबसे अधिक है। कितना परसेंट है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान देंगे जनसंख्या का लगभग 94% है, ये आप लोग ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछ ले दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तो वो है मिजोरम। कितना परसेंट है दोस्तों 91.3% है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछ ले कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे बिहार जो है वो सबसे पहले स्थान पे है, फर्स्ट स्थान पे। और इसमें जो साक्षरता दर है वो पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट है दोस्तों 61.8% है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछ ले कि दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तो वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो परसेंटेज रेट है वो कितनी है दोस्तों 65.4% है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोग दोस्तों ये सारा पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यदि आपसे पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है, किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे लक्षद्वीप का है सर्वाधिक। और यदि आपसे न्यूनतम पूछ ले यानी कि सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे दादर एवं नगर हवेली, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये नोट लगा के आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। पहला पॉइंट है दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर महिलाओं वाला राज्य कौन सा है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की महिलाओं की है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे राजस्थान का है। और यदि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे कि पुरुष और महिलाओं में साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है, तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है राजस्थान। जबकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका आंसर बिहार करके आते हैं, तो दोस्तों आप लोग इससे बचे रहेंगे, क्योंकि ध्यान रखें दोस्तों जो पुरुष और महिलाओं में साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर किस राज्य का है, वो है राजस्थान का। इसका आंसर बिहार नहीं है, इसका आंसर जो है वो राजस्थान है, आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश है। और यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे किस राज्य में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या निवास करती हैं, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे मध्य प्रदेश है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। और यदि आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान देंगे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, तो आप लोग इसको ध्यान रखें दोस्तों। और यदि आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आप लोग ये तो सभी जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। और यदि आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे गोवा है। और यदि आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान देंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो है सिक्किम। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे कि मैंने एक नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने 2020 और 2021 सब जो 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता है और जो 2021 में नोबेल पुरस्कार विजेता है उसके बारे में बताया है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इस वीडियो को भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और दोस्तों मैंने इसके पहले वाली वीडियो में महत्वपूर्ण ट्रॉफियों संबंधित खेल के बारे में डिस्कस किया हूँ दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।